हाँ देखिए यहाँ पे आप लोगों का मैंने अभी क्या बताया कि ये जो टैक्स है इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये पूरे इंडिया में एक्सटेंडेड है, मतलब इंडिया के सारे यूटी और स्टेट्स वहां पर एप्लीकेबल है। कब ये फोर्स में आया था? ये एक्ट हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, लेकिन इसका फोर्स में कब आया था, एप्लीकेबल कब हुआ था हमारे कंट्री में? 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुआ था। ये कई बार आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, सो इसको आप याद रखें, ठीक है, जरूर से इसको लिख के रखें आप लोग। अब देखो इसमें कितने सेक्शंस हैं हम लोगों का, पूरे इसमें 1 से लेकर के 298 सेक्शंस हैं। शेड्यूल 1 से लेकर के आप लोगों का यहां पर शेड्यूल 14 तक है। शेड्यूल 1 से लेकर के 14 शेड्यूल है इसमें, और 1 से लेकर के 298 तक सेक्शंस है। फिर इन सेक्शंस के अंदर क्या होते हैं? सब सेक्शंस होते हैं, क्लॉज होते हैं और सब क्लॉज होते हैं। ये सारा चीज आपको मैं बता दे रहा हूं क्योंकि जब सेक्शंस पढ़ने की बारी आएगी तो आपको समझना होगा कि कौन सा क्लॉज है, कौन सा सेक्शन है, कौन सा सब क्लॉज है, ठीक है। इसलिए पूरा एकदम बेसिक चीजें समझते हुए चलिए। सेक्शंस में क्या होता है? सब सेक्शंस होता है, लिखा है ना, अ सेक्शंस में हैव सब सेक्शंस, क्लॉजेज और सब क्लॉजेज। जैसे क्लॉज क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्लॉज का मतलब क्या होता है, सेक्शंस का मतलब क्या होता है ना कि एक एक्ट होता है, एक्ट मतलब एक कानून, उस कानून के अंदर होता है अलग अलग सेक्शंस, हर सेक्शंस में अलग अलग मैटर और उसके लॉ लिखे हुए रहते हैं। अब उनके अंडर होता है सब सेक्शंस और सब सेक्शंस में आता है क्लॉज। तो ये क्लॉज क्या होता है इसको मैं आपको समझा देता हूं। क्या लिखा? व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड वन इज नॉट रिलेटेड विथ अदर, सच अ पार्ट इज कॉल्ड अ क्लॉज। क्या बोला है? व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक सेक्शंस होता है, मेरी बात ध्यान से समझो जो मैं यहां लिख के बता रहा हूं। एक सेक्शंस के अंदर मान लो 3 पार्ट है, ठीक है, और ये तीनों पार्ट एक दूसरे से क्या है? अलग है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तब ऐसे सिचुएशन में वो सारे पार्ट को हम लोग क्या नाम देंगे? क्लॉज बोलेंगे। ये क्लॉज कैसा दिखता है? जब हम लोग एक्ट में कोई सेक्शंस पढ़ाऊंगा उसके अंदर क्लॉजेस लिखा रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये क्लॉज है। फिर ऑन द अदर एंड refers to such part of a sections where each part is related with each other and all subsections taken together complete the concept populated in that sections। ये सारा क्लॉजेज और उसके जो सब पार्ट है, सब सेक्शंस मिला करके एक सेक्शंस बनाता है। एग्जांपल देखो यहां पर एक लिखा हुआ है, एग्जांपल देखो यहां पर आपको एक लिख के दिया गया है। जैसे जैसे एक एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं। द क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 2 defines the meaning of term used in the income tax act 1961। clause 1a defines the, देखो, the clause of section 2 defines the meaning of the term used in the income tax act। इनकम टैक्स एक्ट में, आईटी एक्ट में जो सेक्शंस होते हैं ना उसके जो क्लॉज होते हैं ये क्या करते हैं? मीनिंग को डिफाइन करते हैं। और ये क्लॉज 1a क्या चीज को डिफाइन करता है? जैसे मैं अगर बोलूंगा ऐसे हम लिखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 1a, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 1a। तो आप क्या समझोगे इसको? सेक्शन 2 के अंदर ये क्लॉज 1a है जो डिफाइन करता है हम लोगों का एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम को ये डिफाइन करता है। वैसे क्लॉज 1b सेक्शन 2 के अंदर, ये सब सेक्शन 2 के अंदर होगा। जैसे इसको लिखेंगे कैसे? यहां पे तो वर्ड में लिखा है ना सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ए, लेकिन ये लिखा हुआ कैसे मिलेगा आपको? ऐसा लिखा हुआ दिखेगा आपको, सेक्शन 2 क्लॉज 1a, फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा सेक्शन 2 क्लॉज 1b। ये क्या चीज को डिफाइन करता है? सेक्शन 2 क्लॉज 1a एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन करता है। सेक्शन 2 क्लॉज 1b क्या चीज को डिफाइन करता है? अमलगमेशन को डिफाइन करता है। इसी तरह से ये सेक्शंस और सब सेक्शंस बटे हुए हैं। देखो इसमें भी आपको लिख के दिया है सेम चीज। यहां पर क्लॉज 1 का एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, क्लॉज 2 क्या प्रोवाइड करता है? एग्जम्पशन ऑफ द शेयर इनकम ऑफ अ मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड सो ऑन। ये सेक्शन 10 के क्लॉज है। जैसे मैं बोलूं सेक्शन 10 क्लॉज 1, सेक्शन 10 क्लॉज 1 किस चीज को डिफाइन करता है? प्रोवाइड्स फॉर एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो आएगा, खेती से जो इनकम आता है उसमें क्या क्या एग्जम्पशन होगा, उसका एग्जम्पशन हम लोग छूट, मतलब ये किस सेक्शन में जाके हम लोग पढ़ेंगे? सेक्शन 10 क्लॉज 1 में एक क्लॉज लिखा हुआ आप लोगों का, ध्यान रखिएगा। सर सेक्शन तब कौन सा होता है, सब सेक्शन कौन सा होता है वो भी बताइए, वो मैं आगे चल के बता रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद देखिए यहां पर, जैसे यहां पर सेक्शंस में आ जाइए। सेक्शन 5 डिफाइन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम हैज 2 सबसेक्शंस, सबसेक्शंस 1 एंड सबसेक्शन 2।
ये जो मैंने यहां पे बताया क्लॉज में, क्लॉज का डेफिनेशंस आप लोग एक बार देखोगे ध्यान से, रिपीट आकर के, ये समझना बहुत जरूरी है कब क्लॉज पढ़ा जाएगा, कब इसको सेक्शंस पढ़ा जाएगा, नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को कि कब सेक्शन पढ़ा जाता है, कब क्लॉज पढ़ा जाता है। ठीक है, यहां पर इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट जब रहेगा सारा एक दूसरे से तब क्लॉज पढ़ेंगे, रिलेटेड रहेगा तब उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्शंस पढ़ेंगे। ऐसे करके हम लोग को समझना होगा। खैर ये आप लोग पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे। फिर सेक्शंस में आप लोगों का सेक्शंस के प्रोविजंस होते हैं एंड एक्सप्लेनेशंस होते हैं, ये भी आपको पढ़ना होगा। द प्रोविजंस टू अ सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज स्पेल आउट द एक्सेप्शंस और कंडीशंस टू द प्रोविजन कंटेंट इन द रेस्पेक्टिव सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज। हर सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉजेस के एक्सेप्शंस होते हैं और कुछ कंडीशन होते हैं जो आपको प्रोवाइडेड दैट बोल के लिखा हुआ रहता है। आप लोग शायद फाउंडेशन में लॉ पढ़ते वक्त कई जगह पे प्रोवाइडेड दैट होता था तो मैं बोलता था इसके बाद कंडीशंस चालू हो रहा है, तो वो जो कंडीशन प्रोवाइडेड दैट लिखा रहता है वो आपका एक्सेप्शंस या फिर कंडीशंस लिखे होते हैं। ये हम लोग जब पढ़ेंगे तब उसमें समझ में आएगा, इसमें अभी समझने की फिलहाल आपको जरूरत नहीं है बेसिक्स में। अब आ जाओ दूसरा चीज, मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग को 5 कंपोनेंट के बारे में पूरा स्टडी करना है। पहला कंपोनेंट मैंने क्या बताया, एक बार नाम बता दो आप लोग। फर्स्ट कंपोनेंट मैंने आपको क्या बताया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अरे बच्चों यहां पे मैंने एक चार्ट दिखाया था आपको पूरा बड़ा सा। ये 5 कंपोनेंट हम लोगों को पढ़ना है अपने पूरे एक्ट के दौरान। जो पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बता रहा था, आपको सेक्शन सबसेक्शंस अभी समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने उसका डेफिनेशंस आपके एग्जाम्स में लिखने नहीं आएगा कि डिफाइन क्लॉज, डिफाइन सेक्शंस, ये बिल्कुल जिंदगी में कभी नहीं आएगा, मतलब चाह के भी इंस्टीट्यूट नहीं देगा। ठीक है, तो उसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कंपोनेंट हम लोग को क्या पढ़ना है, एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये तो याद रखो कम से कम कि 5 कंपोनेंट, ये पांचों चीज मिला करके पूरा अपने को टैक्स पे पढ़ाई करना है जो हम लोग के एग्जाम्स में आने वाला है। इसमें दूसरा हम लोग का कंपोनेंट क्या है, फाइनेंस एक्ट। हम लोग कौन सा फाइनेंस एक्ट फॉलो करेंगे, थोड़ा मेरे बच्चों बता दो एक बार आप लोग। 2021, ओके। और अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, 21-22। असेसमेंट ईयर कौन सा है, 22-23। ये सर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ऐसे क्यों होता है, थोड़ा एक बार बता दीजिए। अब रहा नहीं जा रहा है, बहुत देर से आप बोल रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। देखो प्रीवियस ईयर क्या होता है ना, एक बार ध्यान से समझो। प्रीवियस ईयर को मैं एक बार PY लिखता हूं इन शॉर्ट। प्रीवियस ईयर को हम लोग इनकम ईयर बोलते हैं। क्या ईयर बोलते हैं, इनकम ईयर बोलते हैं। और असेसमेंट ईयर को हम लोग टैक्स ईयर बोलते हैं। सर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर को हम लोग इनकम ईयर और टैक्स ईयर बोलते हैं। अपना प्रीवियस ईयर का नाम मैंने क्या बताया, अपना प्रीवियस ईयर का नाम मैंने आपको क्या बताया है, 21-22 यही बताया है ना। और असेसमेंट ईयर का नाम मैंने बताया 22-23। मेरे प्यारे बच्चों काफी ध्यान देना यहां पे आप लोग। 21-22 का ड्यूरेशन कब से कब तक रहेगा, 1/4/21 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। ठीक है भाई, ये जो सब्जेक्ट है आपका खुद का बिजनेस में कभी ऐसा नहीं होगा कि काम नहीं आएगा। इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि अभी आपका पेरेंट्स का अगर इनकम टैक्स का फाइल होगा उससे भी आप समझना शुरू कर दोगे। अब तक कोई अकाउंटेंट समझ रहा था, आप भी उसको समझोगे, आप सजेस्ट भी उनको कर सकते हो। बहुत सारा चीज पूरा सही से पढ़ोगे तभी आप कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ के 40-45 नंबर लेके एग्जाम में पास हो गए। पास करने के लिए अगर पढ़ना है तो आप तो 3 महीना 2 महीना पहले भी आओगे तो मैं पास करा सकता हूं, तरीका है मेरे पास। लेकिन पास करने के लिए मत पढ़ो, क्योंकि आगे चल के इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में आपको काम करना है, और कॉर्पोरेट में नहीं करना तो आपको अपने बिजनेस के लिए भी खुद काम करना है। और बिना नॉलेज आपको कोई बेवकूफ बना देगा, इसलिए नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। आप कोई भी पढ़ने जाओगे, आप MBA भी पढ़ने जाओगे, ये वाला पढ़ना है आपको, वहां भी पढ़ाई करना है। कुछ भी पढ़ने जाओगे आपको पढ़ना है, इनकम टैक्स के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो आपको समझना पड़ेगा कब तक भागोगे इससे, और भागोगे तो फिर जिंदगी आपसे भागेगा। देख लो क्या करना है। तो बच्चों मेरे ये 1/4/21 से लेकर के 31 मार्च 2022 इस ड्यूरेशन में मेरे टाइम पीरियड मैंने पूरा लिख दिया है। अभी हम लोग कौन से मंथ में खड़े हैं, सितंबर 2021 में खड़े हैं, यानी इसी के बीच ये टाइम पीरियड फॉल कर रहा है ना। सितंबर 2021 में हम लोग खड़े हैं, यानी 1/4/21 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच ये टाइम पीरियड फॉल कर रहा है। सो मेरे प्यारे बच्चों, इनकम ईयर, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच जो भी हम इनकम करेंगे उस ईयर में टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं, अगला ईयर में उसका टैक्स का पेमेंट किया जाता है। यानी हर साल
आप बोलोगे कि सर इस ईयर में अभी जो हम लोग आपको फी देंगे उससे आपका जो इनकम आएगा उसका टैक्स आप इस साल नहीं पेमेंट करेंगे डायरेक्ट टैक्स अपना, बिल्कुल नहीं। उसका टैक्स का पेमेंट हम कब करेंगे? अगले ईयर असेसमेंट ईयर 22 23 में जाके करेंगे, ठीक है। ऐसा सिर्फ इंडिविजुअल नहीं करता है, सारे जो भी जिनके ऊपर भी टैक्स की लायबिलिटी होती है ये सभी लोग अपने डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट प्रीवियस ईयर, सिर्फ अर्निंग करने का ईयर होता है जहां पर आप मनी अर्न कर रहे होते हो, असेसमेंट ईयर में जाकर टैक्स देते हो। तब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब इनकम ये प्रीवियस ईयर 21-22 में कोई टैक्स का पेमेंट ही नहीं होगा, तब तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। ऐसा आपके दिमाग में बात आ रहा है क्या? अगर किसी बच्चे का आ रहा है तो बोलो, मैं जवाब दूंगा। किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा ना कि सर आप बोल रहे हो 21-22 का टैक्स का पेमेंट हम तो दिए नहीं है, 22-23 में जाके देंगे, तो इस ईयर में गवर्नमेंट का टैक्स तो आया नहीं, तब तो उसका नुकसान हो गया। अरे बच्चा, लास्ट ईयर 2021 का टैक्स इस ईयर में पेमेंट होगा, इस ईयर का टैक्स इस ईयर में पेमेंट होगा, इसका अर्निंग इस ईयर में पेमेंट होगा, इसका अर्निंग इस ईयर में पेमेंट होगा, ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों अब यहां पे आप आ जाओ फाइनेंस एक्ट में। एवरी ईयर जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है इंडिया गवर्नमेंट का, वह अपना एक फाइनेंस बिल पास करता है, बजट पास करता है, जिसको हम लोग एनुअल फाइनेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एनुअल फाइनेंस एक्ट भी उसको बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, देखिए लिख दिया यहां पर, एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट बजट सेशन। आप लोग ऐसा देखता होगा फरवरी मार्च के दौरान ये बजट आता है और उसके 2-4 दिन बाद रेलवे बजट भी आता है। ये बहुत सारे लोग ऐसे न्यूज चैनल्स में बैठ बैठ के सुनते रहते हैं, समझ नहीं आता कुछ भी, लेकिन जरूर सुनते हैं बजट वाले दिन। लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में भी आता है क्या होता है बजट। When the finance bill is passed by both the houses of the parliament and gets the assent of the president, ये फाइनेंस बिल पास करता है, मतलब जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो अपना एक एनुअल फाइनेंस बिल पास करता है, और जब भी कोई बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में अप्रूव्ड हो जाता है, जब भी कोई बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में अप्रूव्ड हो जाता है, अप्रूव्ड समझ में आता है ना, अप्रूव्ड मतलब लोकसभा में पहले अप्रूवल होता है, लोकसभा के बाद फिर उसका राज्यसभा में अप्रूवल होता है, और जब इसका अप्रूवल हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट का उसमें सिग्नेचर होता है, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के साथ ही वह क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। क्लियर हुई मेरी बात ना? तो यहां पर क्या बोला है? व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड गेट्स द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, एसेंट मतलब मंजूरी होता है, मंजूरी मतलब एक्सेप्टेंस बाय द प्रेसिडेंट, इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट। और उसको हम लोग क्या करते हैं? अमेंडमेंट आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड अदर टैक्स लॉ बाय द फाइनेंस एक्ट। आप बोलोगे कि सर अमेंडमेंट कैसे आता है? तो हम लोग बेसिक जो एक्ट फॉलो करते हैं अपना इनकम टैक्स एक्ट की स्टडी करने के लिए, वह कौन सा एक्ट फॉलो करते हैं? आईटी एक्ट 1961, आईटी एक्ट 1961 हम लोग फॉलो करते हैं। और एवरी ईयर जो फाइनेंस एक्ट बनता है, जो फाइनेंस बिल आता है उससे एक्ट बनता है, एवरी ईयर फाइनेंस एक्ट वो 1961 वाले एक्ट में अमेंडमेंट्स लेकर के आता है, बदलाव लेकर के, और उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों नहीं कर देता कि हर साल नया एक्ट ही पूरा फॉलो होता, बेसिक एक्ट को हटा देता? अरे भाई 60% 65% चीजें ऐसी है जो एकदम सिमिलर ही रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। तो हम लोग 1961 के बेसिक एक्ट को फॉलो करते हैं, और जो चेंजेस वगैरह होता है उसके लिए हम लोग एनुअल फाइनेंस एक्ट को फॉलो करते हैं। क्लियर मेरी बात ना? अमेंडमेंट्स लेकर आता है, देखो लिखा अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 ही अमेंड होता है हर साल, और किससे अमेंड होता है? बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट के द्वारा अमेंड किया जाता है। अमेंड मतलब चेंज होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद आप लोगों का यहां पर देखिए, आप लोगों का प्रीवियस ईयर ये सब बात भी आ गया, फाइनेंस एक्ट 2021 भी आ गया, जो मैं भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा था, बोल रहा था। ध्यान से समझना होगा पर सारे चीजों को। समझ आ रहा है आपको? ओके। देखो यहां पर क्या बोला है, फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट कंटेन्स 4 पार्ट्स विच स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्सेस। फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट है। कितने पार्ट है? 4 पार्ट, जो रेट ऑफ टैक्स को एक्सप्लेन करता है। पार्ट वन देखो, Part 1 of the first schedule to the Finance Act specify the rate of tax applicable to the current assessment year. Accordingly, Part 1 of the first schedule of the Finance Act 2021 specify the rate of tax for the assessment year 21-22। यहां पर फिर Part 2 है, ये सब रेट ऑफ टैक्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। Part 2 किसके बारे में एक्सप्लेन करता है? रेट ऑफ टैक्स विच इज डिडक्टेबल एट सोर्स, मतलब टीडीएस के बारे में। टीडीएस आगे चल के टीडीएस आपको पढ़ाया जाएगा। टीडीएस एक पूरा चैप्टर का नाम है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपके एग्जाम्स में 10 मार्क्स का वह आता है, ठीक है।
10 मार्क्स का उसे एक प्रॉब्लम सम्स या थ्योरी लिखने के लिए आपके एग्जाम्स में आता है। वो जब चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, अभी मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आगे का टैक्स भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, और पार्ट 3 क्या करता है? पार्ट 3 हमें बताता है कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स, रेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज एंड कंप्यूटिंग ऑफ एडवांस टैक्स। पार्ट 3 में हमें क्या बताता है? गिव्स द रेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। सैलरीज हेड में जो इनकम चार्जेबल होता है, 5 हेड होते हैं, वो पांचों हेड का नाम भी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो सैलरी हेड में जो एम्प्लॉयर टैक्स का सैलरी पेमेंट करता है ना अपने एम्प्लॉय को, तो कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय का टैक्स का पैसा वो काट करके उसको सैलरी देता है, ठीक है। तो किस रेट से डिडक्टेबल होता है उसके लिए पार्ट 3 है, और पार्ट 4 गिव्स द रूल फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम के लिए है। हालांकि ऐसे ये पार्ट वाइज आपको कौन सा पार्ट में क्या पढ़ना है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्स में आपका नहीं आता है, ठीक है। जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको पढ़ाया, आज का क्लास पूरा नॉलेज के ऊपर ही है। अब देखो, ऐसा मेरे को एक बात बताओ, इंडिया गवर्नमेंट के पास, इंडिया गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फिर उसमें आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, क्या इन लोगों के पास इतना समय है कि ये लोग डायरेक्टली टैक्स का वर्क को देख सकते हैं? इतना समय क्या इनके पास है? पूरे देश को इनको संभालना है, इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि डायरेक्टली बोलेंगे कि हाँ टैक्स का पैसा कितना आ रहा है, हमको डायरेक्टली हम चेक करेंगे खाता। इज इट पॉसिबल? क्या मिनिस्टर्स लोग के लिए तो पॉसिबल नहीं है, वैसे भी पढ़े लिखे नहीं होते हमारे देश के मिनिस्टर्स, ठीक है, और फिलहाल अभी के गवर्नमेंट में तो और भी नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, यहां पे इन लोगों ने क्या किया ना कि इनकम टैक्स को कलेक्ट करने का काम, लिवाइड करने का काम, इनकम टैक्स लिवाइड कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए अपना एक डिपार्टमेंट बना के रखा है, इसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, इसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना के रखा है। जैसे हम लोगों को कोई अगर समस्या होता है, हमें कोई अगर मार देता है तो हम किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। ये पुलिस कौन होता है? ये पुलिस कौन होता है? हमें अगर कोई मारपीट देता है तो हम लोग किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। और ये पुलिस कौन होता है? अपॉइंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है पुलिस को, हम लोग उसके पास कंप्लेन लेकर के अपनी जाते हैं नॉर्मली। ऐसे इनकम टैक्स को कलेक्ट करने का काम किसको दिया गया है? सीबीडीटी को दिया गया है। सीबीडीटी कौन होता है भाई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में, ये आपका एमसीक्यू में पूछता है मेरे बच्चों कि इंडिया में डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? सीबीडीटी के पास है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म आप लोग जरूर से याद रखिएगा। अगर कोई लोग एकदम लाइटली पढ़ रहे हैं कि हम बैठे हुए बस कहानी की तरह सुन रहे हैं ऐसे राम कथा, तो ऐसा बहुत गलती है। मैं ये सारा बेसिक्स का चीज बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा। हो सकता है कि अगला क्लास जब आप लोग टैक्स का मेरे पास अटेंड करो तभी मैं पूछ लूंगा कि इंडिया में टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। ये नॉर्मल आंसर्स आपको देना होगा। आपको अगर पास करना है, मतलब रैंक लाना तो बात की बात है, पहले अगर आपको एकदम अच्छे से पास करना है तो एक काम बहुत अच्छे से करना होगा जो मैं लेक्चर के बीच में बोल रहा हूं अभी। हालांकि मेरे को नहीं बोलना चाहिए, या तो बिगिनिंग में या तो फिनिश में बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको जो कुछ भी मैं पढ़ा के भेजूंगा ना, वो जो भी सब्जेक्ट है जो भी पढ़ा के भेजूंगा उसको आपको अगले क्लास में जरूर से एक बार रीड करके आना है, पढ़ के आना है। 2 बार अगर आप कर लो, एक बार तो जिस दिन पढ़ा के भेज रहा हूं उस दिन जाके पढ़ लो, और दूसरी बार जब अगला क्लास होने वाला है उस दिन पढ़ के आओ। ये 2 काम अगर सिर्फ इतना रीड करते रहोगे ना साथ साथ, तो आप लोगों को कोई भी ऐसा शक्ति नहीं जो आप लोगों को फेल करा सकता। आप सोचोगे कि लास्ट के 2 महीने में पढ़ाई करके कर लेंगे कुछ, तो नहीं होगा। ये इंटरमीडिएट है, आपका फाउंडेशन तो कुछ था ही नहीं, ऐसे था, और फाइनल में बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत कुछ वहां पे पढ़ने को मिलेगा आपको। इन दोनों के बीच में इसका नाम है इंटरमीडिएट। यहीं से आपको अपने करियर में एंटर कर रहे हो, आप समझ लो एक तरह से। तो आपको यहां पर बहुत ध्यान रखना होगा, मेहनत शुरू के दिन से, फर्स्ट डे से करना होगा। ऐसा नहीं कि आप बीच में अपना स्टार्ट करोगे तब जाके काम हो जाएगा। आपको एकदम मेहनत अभी से शुरुआत करना होगा। एकदम हर दिन का पढ़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक बार में एग्जाम पास करोगे, कितना बड़ा प्रोफेशनल डिग्री आपको मिलेगा, तो इसके लिए मेहनत तो करना होगा, ठीक है। इसके लिए तैयार रहो पूरा। देखो सीबीडीटी को एक काम सौंपा गया, किसको सौंपा गया? सीबीडीटी को। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT is empowered to make rules for carrying out the purpose of the act. रूल्स बनाने के पावर किसके पास है? रूल्स
इनकम टैक्स के एक्ट बनाने का पावर किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। कहां पे एक्ट बनता है? पार्लियामेंट में बनता है, ठीक है। लेकिन जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने बना दिया, अब टू टाइम ना रूल्स जो बनाया जाता है, छोटे मोटे जो रूल्स होते हैं जो टैक्स कलेक्शन के लिवाइड करने के लिए और टैक्स कलेक्ट करने के लिए, अब बार बार कोई समस्या होगा तो इनकम टैक्स का जो यहाँ पर कमिश्नर है डायरेक्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर को फोन नहीं करेगा ना कि रूल्स बताइए क्या करना है आगे। ऐसे नहीं, इनको खुद ही ये पावर दे दिया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कि आप रूल्स बनाकर काम कर सकते हो। तो सीबीडीटी इज इंपावर्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। उस एक्ट का, एक्ट कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट 1961, टैक्स एक्ट को के पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए रूल्स बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? राइट किसको दिया गया है? सीबीडीटी को दिया गया है। रूल्स ये सिर्फ बना सकते हैं, एक्ट नहीं बना सकते हैं, लॉ को अमेंड नहीं कर सकते हैं, ये लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? रूल्स बना सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 सीबीडीटी फ्रेम रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये बात याद रखिएगा, रूल्स कौन बनाता है? सीबीडीटी बनाता है। एक्ट कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अमेंडमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। लेकिन ये रूल्स बनाने का, टैक्स लिवाइड और कलेक्ट करने के रूल्स बनाने का प्रॉपर अधिकार किसको मिला है? सीबीडीटी को मिला है, ठीक है। ये ऑथोरिटी है पूरा एकदम। दिस रूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स 1962। इसको कलेक्टिवली रूल्स बोला जाता है। रूल्स के अंदर भी सब रूल्स होते हैं। कुछ क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। मैं आगे बताऊंगा ना, मैं लिखा दूंगा प्रॉपर, ठीक है। मैं एक्ट और रूल्स का प्रॉपर कॉपी में दो साइड फ्रेम करके मैं लिखा दूंगा, एक्ट और रूल्स के बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी सुन लीजिए आप लोग, मैं पूरा लिखा दूंगा। देखिए, अब रूल्स के अंदर जैसे मैंने बोला ना कि एक्ट में सेक्शंस होते हैं, चैप्टर्स मैंने बताया 14 चैप्टर्स 1 से लेकर के यहां पर मैंने बताया था। देखो मैं एक बार दिखा देता हूं, दोबारा देखना जरूरी, आप लोगों को कहां पे फोकस आपको ज्यादा करना है वो सारा चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने यहां पे आपको बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट में टोटल 1 से लेकर 198 सेक्शंस है और शेड्यूल्स कितने आपको यहां पर 1 से लेकर के 14 शेड्यूल्स है। इसके बाद आप लोगों का इसमें क्या होता है ना, सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, और सब सेक्शंस के अंदर क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं, फिर सब क्लॉज होते हैं। 4 मैंने बताया, सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, क्लॉज होते हैं, सब क्लॉज होते हैं। उसका डेफिनेशन आपको याद नहीं है, समझ में कम आया, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको लिखने भी नहीं आएगा। अच्छा आगे देखो यहां पर, आगे देखो यहां पर, इसके बाद आपको बोला गया था, इसके बाद आपको बोला गया यहां पर कि ये रूल्स में ना सब रूल्स होते हैं। रूल्स हैव सब रूल्स, रूल्स के सब रूल्स होते हैं, मतलब उनके अंदर भी रूल्स होते हैं छोटे छोटे। फिर आपका प्रोविजंस होते हैं एंड एक्सप्लेनेशंस होते हैं। एक्सप्लेनेशंस जैसे मान लो, अगर मान लो सीबीडीटी ने कोई रूल बनाया, किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ एसएससी से टैक्स कलेक्ट करने के लिए सीबीडीटी ने क्या बनाया? रूल्स बनाया, लेकिन सामने वाला इस बात को, रूल्स को मानने को तैयार नहीं है। वो बोलेगा हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये हम क्यों टैक्स दें। तो ये एक्सप्लेनेशंस भी बनाने का, सब रूल्स बनाने का, प्रोविजंस बनाने का, ये सब काम कौन करता है? सीबीडीटी। द प्रोविजंस टू अ रूल्स, द प्रोविजन, प्रोविजन मतलब प्रोविजन होता है। द प्रोविजन टू अ रूल्स, सब रूल्स स्पेल आउट द एक्सेप्शंस टू द लिमिट, कंडीशंस, गाइडलाइंस, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, कैसे ये सब टैक्स कलेक्ट करना होगा, कंडीशंस डालता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, लिमिट्स देता है, कितना लिमिट तक टैक्स कलेक्शन किया जा सकता है, एज मे बी स्पेल्ड आउट इन द रूल्स और सब रूल्स। तो रूल्स और सब रूल्स के अंदर क्या होता है? लिमिट्स बताया जाता है, कंडीशंस बताए गए रहते हैं, गाइडलाइंस बताए गए रहते हैं, और बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रहता है। ये रूल्स और सब रूल्स के अंडर में क्या क्या पढ़ना होता है, ये 4 चीज आप लिख के रख सकते हो। रूल्स और सब रूल्स हेडिंग बना के उसके 4 पार्ट आप लोग निकाल दो, और उसमें आप लोग लिख सकते हो कि यहां पर क्या बोलता है, ठीक है। रूल्स और सब रूल्स स्पेल आउट द एक्सेप्शंस टू द लिमिट्स, कंडीशंस, गाइडलाइंस और बेसिस ऑफ वैल्यूएशन के बारे में बताता है। सर्कुलर और नोटिफिकेशन सीबीडीटी इशू करता है। सर्कुलर्स क्या होता है? जैसे बहुत सारा जगह पर टैक्स में, जब मैं मेन चैप्टर्स में जाऊंगा तो वहां पर आपको लिखा रहेगा ऐसे ब्रैकेट में करके, सर्कुलर नंबर दिस, सर्कुलर नंबर दिस। तो ये सर्कुलर्स कौन इशू करता है, ठीक है ना। देखो यहां पर सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, आपसे ये छोटी छोटी बेसिक चीजें पूछी जाती है। सर्कुलर्स आर इशूड बाय द सीबीडीटी। सीबीडीटी रूल्स कौन बनाता है? अभी पता चल गया आप लोगों को, बोलो। सीबीडीटी, सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, सब रूल भी यही लोग बनाते हैं, सब रूल में एक्सप्लेनेशंस होता है, यही लोग पास करते हैं एक्सप्लेनेशंस वगैरह।
सर्कुलर्स भी इशू कौन करता है? सीबीडीटी करता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद द सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड टू क्लैरिफाई डाउट रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये सर्कुलर्स क्यों इशू करता है? आपके मन में सवाल आएगा। अभी ये तो पता चल गया ना, सर्कुलर इशू कौन करता है? बोलो। सीबीडीटी करता है, वेरी गुड। लेकिन सर्कुलर क्यों इशू करता है ये भी तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि स्पेसिफिक कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, स्पेशल एसएससी का, जिसको हम लोग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं, या फिर डाउट रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। कोई प्रोविजंस अगर मान लो एक्ट में बना हुआ है, जिस प्रोविजंस के रिगार्डिंग एसएससी को टैक्स देते वक्त प्रॉब्लम है, उसने बोला हम ये नहीं मानने को तैयार है, हम इस तरह से टैक्स नहीं देना चाहते हैं। छोटे एसएससी की बात नहीं करता, करोड़ों में भी टैक्स देने वाले लोग हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे समय में उस चीज के लिए क्लैरिफाई करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए सीबीडीटी सर्कुलर इशू करता है। ठीक है, हाँ एग्जांपल दो तुमको। जैसे मान लो अभी क्या है ना, तुमको एक एग्जांपल मैं देता हूं। ठीक है, जैसे मान लो वोडाफोन कंपनी का नाम सुने हो तुम? वोडाफोन क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वोडाफोन के साथ एक ये चल रहा था, 2011-12 की एक बात है। ठीक है, ये पढ़ना भी आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, जब तुम लोग को ये पीजीबीपी पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। तो उसमें इंडिया गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया और वोडाफोन के साथ एक केस चल रहा था, जिसमें इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया था कि पहले वोडाफोन ये केस जीत भी गया था। ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट का 1100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था उस समय, क्योंकि उसने अपना एक्ट सही से नहीं बनाया था, क्योंकि वोडाफोन फॉरेन कंपनी है। सर्कुलर भी नहीं जारी किया, सर्कुलर जारी करके ये सुप्रीम कोर्ट में जाके कोशिश भी किया था कि हम लोग जीत जाएंगे केस को, लेकिन नहीं जीत पाया ये लोग, क्योंकि इन लोगों का जो एक्ट था वह वीक था। और फिर उसके बाद जस्ट बाद ही, तब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी हमारे कंट्री में, और उसके जस्ट बाद ही इन लोगों ने अपना एक्ट ही पूरा बदल दिया फॉरेन कंपनी लोगों के लिए, मतलब उसमें अमेंडमेंट ला दिया केस हारने के बाद। समझ में आ रहा है ना? तो ये सर्कुलर इशू किया जाता है डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए, जो छोटे छोटे एक्ट में स्कोप और मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजंस, किसी पर्टिकुलर प्रोविजंस का मीनिंग, स्कोप, इन सब के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी प्रॉब्लम्स के लिए सर्कुलर जारी कर देगा, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में सर्कुलर्स इशू करता है। अब जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना केस स्टडीज में, जैसे मैंने यहां पर एक चीज बताया था आप लोगों को, शायद अगर आप ध्यान दिए होंगे तो, ये लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट दिखाई दे रहा है ना, इसी में वो केस भी मैं पढ़ाऊंगा, वोडाफोन वाला भी एग्जांपल मैं पढ़ाऊंगा, लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स। तो वहां पर सर्कुलर्स, इसी सब सिचुएशन में सर्कुलर्स, यहां पर सर्कुलर नोटिफिकेशन बोल के टॉपिक भी आएगा आगे आपको। तो ये सर्कुलर नोटिफिकेशन किस सिचुएशन में आएगा, वहां पे ब्रैकेट्स वगैरह रहेगा, तब मैं बताऊंगा कि देखो ये सिचुएशन है जहां पर इस पर्टिकुलर डाउट को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने, सीबीडीटी ने सर्कुलर यहां पर जारी किया। ठीक है, आगे चल के इसको क्लियर करेंगे। अभी पूरा पढ़ने मिलेगा, हर जगह पे सर्कुलर्स वगैरह मिलता रहेगा। अभी तो हम लोग एकदम बेसिक लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं। देखो यहां पर, सर्कुलर आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स एंड द एसएससी। एसएससी कौन होता है? जो टैक्स का पेमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि जो इनकम टैक्स के जितने ऑफिसर्स होते हैं, इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, क्या ये सभी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, या कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ के जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा बहुत सारे लोग, ये इसके लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, और वो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स पास करके और ऑफिसर्स बन जाते हैं। इनकम टैक्स का उनको खुद भी नॉलेज नहीं होता प्रॉपर, वहां उनको ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे आपको टैक्स लोगों से कलेक्ट करना है। तो इनके भी अपने खुद के डाउट होते हैं, उसके लिए इनको अब बुला करके, तो ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स का जो बड़ा ऑफिसर होगा इनको बुलाएगा, कमिश्नर बुलाएगा, आओ क्लास कराते हैं तुमको। इनके लिए वो क्या करता है? सर्कुलर जारी करता है कि आपको ये बात मानना है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको पता है कि आज कोलकाता में किसी एक पार्ट में इलेक्शन हो रहा है, कोलकाता के किसी एक जगह पे एक कंस्टिट्यूएंसी में एक इलेक्शन है आज। ठीक है, पूरे कोलकाता में तो नहीं है ना, तो उसके लिए कल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक सर्कुलर इशू किया जस्ट फॉर दैट कि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सा टाइप ऑफ व्हीकल इंटर नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया के लिए उसने सर्कुलर बताया। सबका डाउट क्लियर हो गया। अब जो लोगों का उस एरिया में बिजनेस होगा, या जिसका जाना आना होगा, जिसका अपना मैटर होगा, जैसे हमारा नहीं है तो हमको देखने का सर्कुलर जरूरत भी नहीं है, लेकिन जिसका उधर होगा जाना आना, वो तो सर्कुलर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स उस एरिया से आने वाले थे पर्टिकुलर, वो लोग आज क्लास नहीं अटेंड किया, और गर्ल्स लोग था तो और भी घर का गार्डियन बोला नहीं आज नहीं जाओ बाहर। क्यों? क्योंकि सर्कुलर इशूड है कि
आज उस पर्टिकुलर एरिया में इलेक्शंस है और यहां पर इस टाइप का व्हीकल या ये लोग नहीं इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर्स, डाउट क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। ऐसे टैक्स में भी बहुत सारा मैटर होता है जहां पे डाउट्स रहते हैं, उसके लिए सर्कुलर इशू किए जाते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारे सर्कुलर मिलेंगे। अभी एग्जांपल आ गया तो मैं दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं खत्म करूंगा जल्दी ही तुम लोगों का। इसके बाद है द डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सर्कुलर्स। डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स है, सर्कुलर अगर पास कर दिया जाएगा सीबीडीटी की तरफ से, उन सबको सर्कुलर्स को पालन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन कौन इशूड करता है? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जैसे आपका इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन लेकर आता है, ठीक है, कि अक्टूबर का एग्जाम कैंसिल हो गया, अक्टूबर के एग्जाम्स को मर्ज कर दिया गया दिसंबर एग्जाम्स के साथ, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट ही ये नोटिफिकेशन लेकर के आ सकता है। वैसे इनकम टैक्स के जो नोटिफिकेशंस होते हैं, कोई बदलाव होता है, कोई चेंज होता है, तो उस नोटिफिकेशन को इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, मतलब मेन जो गवर्नमेंट है। टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, प्रोविजंस में कोई बदलाव लाना है उसको मिड ऑफ द टाइम पे भी, तो वो तुरंत नोटिफिकेशन निकालेगा और नोटिफिकेशन से चेंज कर देगा। सीबीडीटी इज आल्सो empowered to make and amend rules for the purpose of the act by issue notification which are binding on the both department and the SSC। अब बोलोगे सर दोनों नोटिफिकेशन लाता है? मेन जो नोटिफिकेशन होता है वह कौन लेकर के आता है? प्रोविजन में, एक्ट के प्रोविजन में कोई चेंज करना होता है तो उसके लिए नोटिफिकेशन कौन लाता है? बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोविजन ऑफ द एक्ट में अगर कोई चेंज लाना रहता है तो कौन लेकर आता है नोटिफिकेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर रूल्स में, जो रूल्स कौन बनाता है? रूल्स कौन बनाता है? सीबीडीटी। अब जो सीबीडीटी ने रूल्स बनाया, उस रूल्स में अगर किसी तरह के बदलाव लेकर के आने हैं तो उसके लिए नोटिफिकेशन कौन लाएगा? सीबीडीटी ही लाएगा, ठीक है। तो दोनों लोग नोटिफिकेशन लाते हैं, अपने अपने दायरा जो उनका होता है उसमें लेकर के ये लोग आते हैं। बाकी आपका केस लॉ है। केस लॉ क्या होता है? ये कोर्ट का डिसीजन होता है। केस लॉ रेफर्स द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। आप लोग सुनता होगा पार्टिकुलर एक ही जैसा दो केस हुआ है, लेकिन आप लोग ऐसा बार बार सुनता होगा एक ही जैसा दो केस है, आगे चल के ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में दोनों केस गया, एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलग डिसीजन दिया, दूसरे केस में अलग डिसीजन दिया, केस दोनों एक ही जैसा था, ठीक है। तो ये केस लॉ क्या होता है? केस लॉ रेफर्स टू द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। कोर्ट जो डिसीजन देता है, ये कोर्ट के डिसीजन को हम लोग बोलते हैं केस लॉ। इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉ लाइव एग्जांपल, ऐसा रियल घटना हुआ है, उसका डिसीजन क्या कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने, उसको आपको स्टडी करना है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, ये सब तो आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट है। अब लेवी ऑफ इनकम टैक्स से हम लोग अगले क्लास में पढ़ाई करेंगे। और देखो ये भी लिख भी दिया कि मेनली केस लॉ, जब आप लोग फाइनल में होंगे, अपने फाइनल लेवल में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको मेनली केस लॉ, वहां पर आपको ये सब रूल्स नहीं पढ़ना, खाली केस लॉ ही पढ़ना है। मतलब एग्जाम में भी केस लॉ आता है, वही लिखना है, पढ़ना भी वही है आपको ज्यादा से ज्यादा। अभी केस लॉ आपको बहुत कम पढ़ने को मिलेगा, ये ज्यादा से ज्यादा ये जो पॉइंट है आपको फाइनल लेवल में ही पढ़ाई करने मिलेगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा 5 मिनट वेट करोगे, मैं टाइम से बता दूंगा कौन सा डे पे कौन सा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जाओगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।